Hi guys, so welcome back. In this video, I'm going to cover the entire dairy sector. ठीक है, जो तीन कंपनी जो लिस्टेड है डेयरी स्पेस में क्या करता है, दूध बनाता है एंड चीज़, पनीर, घी, बटर, ये सब जो प्रोडक्ट बना के सेल करता है टू अस टू कस्टमर्स लाइक अस। ठीक है, तो पहले थोड़ा बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। एंड तीन कंपनी हेरिटेज फूड्स हो गया, दुधला डेयरी एंड वन मोर दैट इज़ पराग मिल्क फूड्स। ये तीन कंपनी का आज एनालिसिस करेंगे। सो द पहले थोड़ा बिजनेस मॉडल देखता हूँ पूरा ये डेयरी सेक्टर। ठीक है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अभी जो अमूल है, ठीक है, द बिगेस्ट प्लेयर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। तो ये सब जो कॉर्पोरेट्स है, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, नंदिनी करके जो ब्रांड है वो भी मतलब अच्छा कंपनी है। दे आर नॉट लिस्टेड, ठीक है, दे आर द कॉर्पोरेट्स अनलिस्टेड। एंड ये जो तीन है दे आर द लिस्टेड प्लेयर्स। और छोटे छोटे देर आर वेरी रीजनल प्लेयर्स भी, बहुत सारे प्लेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे कैटल, ठीक है, काउ, बफेलो जो भी है, जो दूध देता है, तो दे दो किसको, मतलब फार्मर्स हो गए ऑफकोर्स। तो ये जो कंपनीज है दे हैव टू टाई अप विद द फार्मर्स। तो उनका क्या होता है बेसिकली, दे दे हैव कलेक्शन सेंटर्स, ठीक है, विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर्स जो बोलते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे जो जो सब भी फार्मर्स के साथ जो टाइप किया है, एग्जांपल ले लूँ, हेरिटेज फूड्स ने टाइप किया होगा एक्स नंबर ऑफ फार्मर्स इन इन अ विलेज। तो जितने ज़्यादा आप फार्मर्स के साथ टाइप करो उतना अच्छा है। तो दैट फार्मर्स विल कम टू अ सर्टन कलेक्शन सेंटर। वहाँ पे जो सब पूरा जो दूध जो उन्होंने दैट डे जो कलेक्ट किया वो रखेंगे वहाँ पे। यार ये जो दूध है दैट वुड बी मिल्क दैट वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू अ चिलिंग सेंटर। ठीक है, वहाँ पे प्रोसेसिंग सब होएगा आपका। उसके आगे मतलब, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि अगर एक फीड, अगर एक गाय का भी, अगर एक बफेलो का भी, अगर जो दूध आया, जो दूध निकला है, अगर वो ख़राब निकला, तो ये पूरा कैटल, पूरा जो ग्रुप ऑफ जो पूरा बकेट होगा उसको ख़राब कर देता है। पूरा जो सैंपल साइज़ होएगा उसको ख़राब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि दूध का मतलब शेल्फ लाइफ इज़ मैक्सिमम, अब देखो 2 दिन मैक्स। अगर रॉ रॉ अगर मिल्क रखेंगे तो 2 डेज़ मैक्सिमम चलेगा, उसके ऊपर दो तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्विकली वो जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ से आपको चिलिंग सेंटर में भेजना है। चिलिंग सेंटर से फिर प्रोसेसिंग होगा, पैस्चराइजेशन होगा, वहाँ फिर वहाँ पे पैकेजिंग एंड सब होएगा। एंड देन दैट दे आर क्विकली सेंड टू द रिटेलर्स, ठीक है, मतलब शॉप्स में, रिटेल आउटलेट्स जो है। एंड वहाँ से वी कस्टमर्स कैन बाय द मिल्क, जो भी लेना है, घी, पनीर, जो भी बना है। ठीक है, तो ये हो गया उनका वैल्यू चेन। तो कलेक्शन सेंटर्स टू चिलिंग सेंटर्स, चिलिंग सेंटर्स के बाद जाएगा वो प्रोसेसिंग, पैस्चराइजेशन होएगा, पैकेजिंग होगा, एंड देन टू द रिटेल आउटलेट्स। वहाँ पे रिटेलर्स वुड सेल टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा कंपनी वुड टाई अप विद द फार्मर्स, जितना ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स बिठाएगा, जितने ज़्यादा प्रोसेसिंग का प्लांट्स बिठाएगा उतना बेटर है। तो फार्मर्स के साथ टाइप जितना करेगा अच्छा है, आउटलेट्स जितने ज़्यादा खोलेगा उतना बेटर है। अभी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है, मतलब कितना दूध उठाया, मतलब आप जितना, अगर आप दूध ही कम उठा रहे हो तो आप बेच भी कम ही पाओगे, करेक्ट। तो जहाँ पे कितना दूध उठाया वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हेरिटेज फूड्स का अगर बात करूँ, दे आर प्रेजेंट इन 16 स्टेट्स। मेजॉरिटी आता है आपका साउथ सदर्न पार्ट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, वो साइड से मेजॉरिटी प्रेजेंस है हेरिटेज फूड्स का। प्रोक्योरमेंट वॉल्यूम्स, ठीक है, दैट ग्रो 10% YoY। तो मतलब जो लास्ट ईयर YoY, अगर दैट इफ अगर अगर वो उठा रहा था, अगर 100 लीटर दूध उठा रहा था, तो ये टाइम दे आर प्रोक्योरिंग, दे आर बाइंग अराउंड 110 लीटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो मैंने नंबर लिखा ने, कितना एब्सोल्यूट नंबर वो मैंने लिखा ने। तो वो 10% ग्रोथ हुआ वहाँ पे। सेल्स में ग्रोथ आया कितना, 10%। तो ये जो कंपनीज है एवरेज अगर देखो, लास्ट लास्ट क्वार्टर भी आई डिस्कस दीज कंपनीज, इनका ग्रोथ आता है अराउंड 15-20% के आसपास का ग्रोथ आता है। ठीक है, 20, 18, 20, 15, 15, 18, मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ आता है इन अक्रॉस दीज 3 कंपनीज। बट ये टाइम इन Q1 इनका सेल्स में उतना कोई ग्रोथ नहीं आया। ठीक है, 10% ही ग्रोथ आया। EBITDA डी ग्रू 21%, सबका मार्जिन कंप्रेशन हुआ अक्रॉस ऑल द 3 कंपनीज। EBITDA में डी ग्रोथ आया 21% एंड पैट फेल 30% हुआ है। मार्जिन कंप्रेशन हो गया इसीलिए ड्रॉप आया। EBITDA मार्जिन अभी कितना है, अराउंड 6.5% वर्सेज 9.1%।
एंड पैट मार्जिन 3.5 3.6 वर्सेस 5.7। तो ये मार्जिन कंप्रेशन आया क्यों? वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ द अनसीजनल रेन, ठीक है, मतलब बारिश जितना जल्दी आ गया ये टाइम जो आना नहीं चाहिए था, तो इसलिए उनका सेल्स भी इम्पैक्ट हो गया। कहाँ पे? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, क्योंकि गर्मी होता है तो बेसिकली वी कस्टमर्स कंज्यूम मोर ऑफ बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, ये सब, आइसक्रीम, ये सब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जिससे उनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। दूध बेच के मतलब आप कितना कमा लोगे? 1-2 रुपया और कमा लोगे, बट ये सब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है लाइक चीज़, पनीर, बटर, घी, ये सब बेच के यू कैन अर्न मोर मार्जिन्स, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडिशन है, यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। तो बेसिकली आइसक्रीम हो गया, ये सब बेच के उनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। तो वो ये टाइम उतना उनका सेल्स हुआ नहीं, इसलिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तो कम कम हो गया ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखो, लास्ट ईयर का बेस में इनफैक्ट इट कंसिस्टेड ऑफ हीट वेव्स एंड इलेक्शंस, ठीक है। तो हीट वेव, सीवियर हीट वेव आया था, तो सब कंपनीज आप देखो, ईएमएस सेक्टर में भी आप देखो, ये जो पीजीईएल हो गया, ईपैक हो गया, एम्बर हो गया, ये सब के मतलब अभी तक कितने अच्छे नंबर आ रहे थे, बट दिस टाइम दे हैव फेल डाउन बैडली, ठीक है। लास्ट क्वार्टर से उन्होंने सबका गाइडेंस तो कम हो गया, ईपैक का तो ग्रोथ डिग्रू हो गया 10%। तो नो डाउट मतलब लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है, बट अभी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन द, क्योंकि ये जो अनसीजनल जो रेंज आ गया इसलिए। तो इनका ओवरऑल देखो, मिल्क में सेल्स ग्रोथ was 6%, वैप वाला मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दैट ग्रू 6%। ये फैट प्रोडक्ट्स में आ जाता है आपका घी एंड बटर, ठीक है, दैट ग्रू 73%, एंड आइसक्रीम के सेल्स भी 8% बढ़े। तो छोटा बेस है इसीलिए, तो भी ग्रोथ इस सिंगल डिजिट में ग्रोथ आया। प्रोडक्ट मिक्स देखो तो मिल्क बेच के, दूध बेच के कितना कमा लेता है, कितना पूरा पूरे रेवेन्यू में कितना आता है? 53% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मिल्क बेच के, दूध बेच के। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक चीज़, पनीर, आपके स्वीट्स हो गए, मिल्क बेस्ड स्वीट्स जो बनते हैं, आप ले लो लस्सी, बटर मिल्क, कर्ड, दही बेच के कितना कमा लेता है? 36%, वहाँ से रेवेन्यू आता है। फैट प्रोडक्ट्स में आ गया आपका बटर एंड घी, ठीक है, दैट इज अराउंड 8%, एंड आइसक्रीम इज़ 4%। ये हो गया उनका पूरा रेवेन्यू मिक्स। उन्होंने उनका और एक सेगमेंट अभी जो उन्होंने पहले दिया, टाइड अप विथ, उनका एक जॉइंट वेंचर था विथ नो एंड डी फूड्स करके एक कंपनी है, उनके साथ टाइप किया था, जेबी जॉइंट वेंचर में गया था। अभी वो उन्होंने उसमें मेजॉरिटी स्टेक ले लिया, अराउंड 94% के आसपास का स्टेक वहाँ पे ले लिया। तो दैट इज़ बेसिकली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योगर्ट्स, ठीक है, योगर्ट्स भी सिमिलर होता है, वहाँ पे भी मतलब वो भी मार्जिन एक्रेटिव है, ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो वो वाला लॉन्च किया है अंडर द ब्रांड नीवो। नीवो की, एक मिनट, नाम क्या था नीवो की, क्या नाम था? लीवो, लीवो, ठीक है, हेरिटेज लीवो करके एक ब्रांड है, उन्होंने जो ये टाइम लॉन्च किया, Q1 में ही लॉन्च किया फॉर ये योगर्ट वाला सेगमेंट जो उनका। और एक उनका सेगमेंट है ये न्यूट्रीवेट करके, उनका और एक सब्सिडरी है। ये क्या होता है? बेसिकली गाय क्या, काउज एंड बफेलोस जो कैटल है, उनके लिए जो फीड है, मतलब उसका उसका खाना, ठीक है, ग्रास, सीड्स हो गए, उनके सीड क्रशर्स हो गए, जो भी जो भी वो खाता है, वो बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो, फ्रॉम द स्टार्ट डोला डेयरी का भी जो आगे हम देखें, उसका भी एक है ऑर्गा फीड करके जो बिजनेस है, वो भी बेसिकली दैट इज़ द फूड फॉर द कैटल्स। तो वो सेगमेंट में भी उनका मेजर, मतलब छोटा सेगमेंट है, उतना कुछ मेजॉरिटी नहीं है, बट दे हैव स्टार्टेड दैट ऑल्सो। न्यूट्रीवेट करके उनका एक ब्रांड है। एंड ऑल्सो 9 स्टेट से दे प्रोक्योर मिल्क, एंड दे हैव टाइड अप विथ अराउंड फ्रॉम 3 लाख प्लस फार्मर्स के साथ टाइप किया फॉर प्रोक्योरिंग द मिल्क, ठीक है। दे हैव 190 चिलिंग सेंटर्स, एंड उनके 18 प्रोसेसिंग प्लांट है। बट अभी मेन तो हमें ये सब तो ठीक है, बट उनका ग्रोथ कितना आ रहा है वो देखना है, ठीक है, मेन तो वही है। तो अभी FY24 में, FY24 का Q4 ऑफ FY25 में उनका मैंने जब एनालिसिस किया था, तब उन्होंने बोला था उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ऑफ द पूरा रेवेन्यू, जो अभी अराउंड 36% है, FY25 में था अराउंड 32% ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे सीजनल फैक्टर भी है, ठीक है। Q1 अच्छा रहता है थोड़ा, क्योंकि ये सब हीट वेव, मतलब गर्मी रहता है, समर सीजन होता है, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन बनता है एंड ज़्यादा सेल्स वहाँ से आ सकता है। फिर Q2, Q3, वहाँ पे थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में उतना कोई ग्रोथ नहीं आता है, सीजनल है, क्योंकि फ्लश सीज़न आता है, ठीक है। फ्लश सीज़न क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि जो कैटल है, इट कैन गिव आउट मोर मिल्क, ठीक है, मतलब जो अगर एक गाय अगर 1 लीटर
मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था, तो दे कैन प्रोड्यूस 2 लीटर्स वर्थ ऑफ मिल्क इन फ्लश सीजन। ये बेसिकली कब से चालू होता है? अब देखो Q2 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वो साइड से फ्लश सीजन होता है। तो वहाँ पे अगर आपका सप्लाई बढ़ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिमांड तो कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि आप गर्मी में ज़्यादा दूध पियोगे, ठंडी में ज़्यादा कम दूध पियोगे, ठीक है, मतलब ये आइसक्रीम एंड ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में चेंजेस तो आ सकता है, मतलब तो बट मिल्क का द डिमांड वुड बी सिमिलर, ठीक है। तो सप्लाई बढ़ गया बट डिमांड तो उतना ही रहा, तो सप्लाई इंक्रीजेज एंड डिमांड इज सिमिलर, सेम है, तो द प्राइजेस कम डाउन। तो फ्लश सीजन में उनका मार्जिन जो है Q2 Q3 में मार्जिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बट ये वाई आप देखो एवरी फ्लश सीजन में ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली ये टाइम होगा। तो वाई कंपेरिजन में कुछ उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि बेस भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हर टाइम फ्लश सीजन आता है, हर टाइम मार्जिन इंप्रूव होता है, तो खाली ये एक फैक्टर जो याद रखना है, ठीक है, फ्लश सीजन आता है इन Q2 Q3 के आसपास। तो FY25 में उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड 32%। अभी उन्होंने गाइडेंस पहले दिया था वो 40% के आसपास जाएगा, बट वो दिस टाइम उन्होंने वो बोला नहीं, और उनका जो PPT आता है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उसमें से वो गाइडेंस हटा दिया है। मार्जिन उन्होंने बोला इम्प्रूव तो होगा, बट टिल FY28 दे वर टारगेटिंग कि दे वांट टू रीच अराउंड 40% ऑफ वैप वाला सेगमेंट ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, मतलब अगर 100 रुपया कंपनी का सेल्स है, 40 रुपया सेल्स आना चाहिए फ्रॉम द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट, तो वो गाइडेंस हटा दिया। मार्जिन्स भी उन्होंने बोला था, मार्जिन्स पे तो इम्प्रूवमेंट आने वाला है ग्रॉस मार्जिन में, बट वो कितना वो अभी तक बोला नहीं। तो फाइनली सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस कितना है? 15 to 16% फॉर FY26, ठीक है। ग्रोथ कितना है? 10% आया इन Q1, तो हमें देखना पड़ेगा आगे जाके कैसा ग्रोथ आता है। तो ये हो गया हेरिटेज फूड्स का बाद। उनका जो और एक ग्रीनफील्ड कैपेसिटी आइसक्रीम वाला फैसिलिटी जो बिठा है, वो दे आर टारगेटिंग कि वो ऑपरेशनलाइज होगा फ्रॉम एंड ऑफ December 2025 तक वो चालू हो जाएगा, ऑपरेशन कमर्शलाइज हो जाएगा, वहाँ से सब काम चालू हो जाएगा, बनाना चालू हो जाएगा आइसक्रीम, ठीक है। ग्रीन फील्ड एक्सपांड करा है, मतलब नया जगह उन्होंने खरीदा है। ब्राउन फील्ड होता है मतलब एग्जिस्टिंग जगह पे एक नया यूनिट बिठा है। ग्रीन फील्ड हो गया पूरा यूनिट नया, मतलब बैरन लैंड पे बनाया फैक्ट्री। सेकेंड कंपनी डोडला डेयरी, ठीक है। डोडला डेयरी का देखो, ये भी सदर्न पार्ट में ही बिलोंग करता है ज़्यादा, इनका भी कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वहाँ पे भी मेजर प्रेजेंस है। ये अभी महाराष्ट्र में भी जाने वाला है इन द अपकमिंग 1 ईयर में, वहाँ पे भी ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, वहाँ पे भी वो फैसिलिटी बिठा रहा था डोडला डेयरी। अभी डोडला डेयरी का कैसा है, दे ये भी मतलब अच्छा कंपनी है, दे यूज टू ग्रो एट अराउंड 15-20%। लास्ट क्वार्टर भी दे ग्रो 15% के आसपास ही। इनका ये टाइम सेल्स में ग्रोथ आया 10.5%, EBITDA डी ग्रो 22% एंड पैट भी फेल 3.3%। सिमिलर केस टू हेरिटेज फूड्स, इनका भी कंप्रेशन हुआ मार्जिन का, एंड हेरिटेज फूड्स का भी हो रहा था। तो डोडला डेयरी एंड हेरिटेज का भी मार्जिन कंप्रेशन, पराग मिल्क का भी आगे देखेंगे, उनका भी कंप्रेशन हुआ है, एंड इसीलिए मार्जिन कम हो गया। उन्होंने वही बोला, एक तो समर रिलेटेड आइटम्स रहेगा, आप देखो ये कर्ड लस्सी उसके सेल्स कम हो गए थे, एंड उन्होंने और एक रीज़न था कि जो रेट पे वो प्रोक्योर कर रहा था, मतलब वहाँ पे उन्होंने बोला प्रोक्योरमेंट का प्राइजेस में ग्रोथ ज़्यादा था कंपेयर टू द रियलाइजेशन। मतलब एज्यूम कर लो, कैसे समझ लो कि अगर अगर 10 रुपये पे वो प्रोक्योर कर रहा है मिल्क, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो प्राइस हो गया 12 रुपीज़, ठीक है, 12 रुपीज़ हो गया, तो 20% प्राइस इंक्रीज हो गया इन प्रोक्योरमेंट। बट अगर वो 20 रुपये बेच रहा था, ठीक है, 20 रुपीज़ पे वो बेच रहा था पहले, तो 20 - 10, 10 रुपीज़ वो कमा रहा था, मतलब कितना मार्जिन आ गया? 50% ग्रॉस मार्जिन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20 पे कमा रहा था, 20 पे बेच रहा था, 10 पे खरीद रहा था, ठीक है, पहले, तो 10 रुपये कमा रहा है नेट, तो ग्रॉस मार्जिन आ गया कितना? 50%। अभी वो जो 10 था, जो 10 रुपीज़ जो जहाँ से वो पैसे उठा रहा था, प्रोक्योर कर रहा था दूध, वो प्राइस वो इंक्रीज हो गया पर लीटर 12 रुपया हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट वो जो रेट पे सेल कर रहा था, ठीक है, 20 पे सेल कर रहा था, वो खाली बढ़ा पाया बाय 1 रुपी, क्योंकि कंपटीशन होगा, अमूल मार्केट लीडर है, वो ही प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इन कीपिंग इन माइंड ऑफ द कॉम्पिटिशन इन दैट रीजन, वो उतना प्राइस बढ़ा नहीं पाते। तो उन्होंने 20 से 21 किया, ठीक है, तो 21 - 12, 9 रुपीज़ उसने अर्न किया ऑन अ बेस ऑफ कितना? 21, तो मार्जिन इट इज़ लेस देन
50%। तो समझ लिया आप लोग ने कि भाई मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि प्रोक्योरमेंट का प्राइस का ग्रोथ वॉज हायर देन कंपेयर टू द रियलाइजेशन, मतलब जो रेट पे वो सेल कर रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम वो हो गया। एंड समर सीजन था इसलिए उनका वैप वाले सेगमेंट में कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया समर सीजन में, क्योंकि अर्ली अनसीजनल रेनफॉल थे इसलिए वैप वाला सेगमेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। तो वैप कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज अराउंड 36% इन दिस क्वार्टर, एंड वो पहले अराउंड ज़्यादा था 37-38% के आसपास लास्ट ईयर वाई देखूँ तो। एंड वैप वाले सेगमेंट में सेल्स ग्रो 12%। तो इनका और एक था कि इनका एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो उनका अफ्रीका में स्पेसिफिकली युगांडा एंड केन्या, ये दो कंट्रीज़ में उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो यहाँ पे उनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन उतना नहीं है, एंड दे आर द मार्केट लीडर आई गेस इन केन्या, ठीक है। मतलब अमूल जैसे इंडिया में है, मतलब यहाँ पे तो है ही मुंबई साइड पे। तो सिमिलर दे आर द मार्केट लीडर इन इन केन्या, ठीक है। तो एक्सपोर्ट से 10.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है एंड डोमेस्टिक 89.5%। इनका और एक सेगमेंट है छोटा सेगमेंट में, दैट इज़ उनका ऑर्गा फीड वाला सेगमेंट। जैसे डोडला डेयरी का भी ये न्यूट्रीवेट वाला सेगमेंट था, जैसे इनका भी ऑर्गा फीड वाला सेगमेंट है। ये जो गाय गाय बफेलोज काउज एंड बफेलोज कैटल्स जो है उनके लिए जो खाना होता है, उनका जो चारा होता है वो बनाता है। तो ये हो गया डोला डेयरी का एनालिसिस। एंड उनका अफ्रीका में सेल्स में ग्रोथ कितना आया था 27%, बट वहाँ पे भी कंप्रेशन हुआ इन मार्जिन क्योंकि उन्होंने केन्या में भी और एक फैसिलिटी बिठाया। तो अच्छा खासा एक्सपांड तो कर रहा है बट मार्जिन कम हो रहा है एंड सेल्स ग्रोथ उतना आया नहीं इन Q1 एटलीस्ट, जो मुझे लग रहा है। उनका गाइडेंस क्या है? उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय सेल्स ग्रोथ। और उन्होंने वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वो मैं भूल गया बोलना, उन्होंने एक एक्विजिशन किया है ओसाम फूड्स करके। एक उनका एच आर फूड्स प्रोसेसिंग करके जो कंपनी है, वो स्पेसिफिकली बिहार एंड झारखंड, वो दो रीजन बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल साइड ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा प्रेजेंस है। तो वो उन्होंने एक एक्विजिशन किया है, ठीक है। ओसाम करके एक ब्रांड है एंड वो भी छोटा कंपनी है। वहाँ पे उनका मार्केट शेयर इज़ अराउंड 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मार्केट शेयर, ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर। और वहाँ पे पूरा मार्केट शेयर आप देखो अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज 80% अनऑर्गेनाइज है एंड 20% इज ऑर्गेनाइज, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज में उनके पास 10% का मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल मार्केट शेयर अराउंड 2% है। तो छोटा है कंपनी बट दे हैव बिगन देयर ऑपरेशंस तो इन बिहार ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। एंड उसका भी मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है, ऐसा नहीं है मतलब ख़राब ग्रोथ है बट उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेस भी छोटा है तो दे हैव ग्रोन बाय 12% ओसाम फूड्स का FY25 और FY24 का बात करूँ दैट, वो अभी पूरा सब्सिडरी हो गया ऑफ डोडला डेयरी एंड दैट वुड रिफ्लेक्ट इन द नंबर्स फ्रॉम Q2। तो अगर आप नंबर कंपेयर करोगे ना Q2 वर्सेज लास्ट ईयर Q2, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर ग्रोथ अच्छा आया तो, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर के बेस में ये ओसाम फूड का जो एक्विजिशन था वो तो आया नहीं था, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा था कंपनी ने, इसलिए जो बेस आपको टेम्पररीली आप यू कैन, अगर आप कंपेयर करो तो कंपेयर इट विथ क्वार्टर टू अभी जो एक्विजिशन किया है, क्वार्टर टू ऑफ FY27, ठीक है। Q2 ऑफ FY27 से आपको आपको अगर कंपेयर करना है तो पूरा आपको समझ आ जाएगा ऑर्गेनिक ग्रोथ कितना आ रहा है, क्योंकि एक्विजिशन का भी ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। तो इनका सेल्स ग्रोथ ओसाम फूड्स जो है उनका सब्सिडरी 12% का ग्रोथ था। उनका गाइडेंस भी यही है कि 15-17% के आसपास का ग्रोथ आएगा। एंड ओवरऑल डोडला डेयरी का ग्रोथ उन्होंने बोला है इट वुड बी अराउंड 10-15%, EBITDA टू ग्रो बाय 15-20% एंड पैट टू ग्रो बाय 15-20%। तो सेल्स में मतलब उतना भी कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। 10-15% ही आ रहा है। हेरिटेज फूड ने गाइडेंस कितना दिया है टू ग्रो बाय 15-17%। तो हेरिटेज फूड्स का अच्छा गाइडेंस है कंपेयर टू डोडला डेयरी। एंड अभी द थर्ड कंपनी दैट इज़ पराग मिल्क फूड्स, ठीक है। अभी ये पराग मिल्क फूड्स जो है इनका थोड़ा अलग बिजनेस है। इनका दो तीन जो फेमस ब्रांड है, एक हो गया गोवर्धन करके जो घी आता है, दे आर द मार्केट लीडर। अमूल से भी अच्छा, अमूल का आई डोंट नो घी आता है कि नहीं, बट दे आर मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ घी वाले सेगमेंट में दे आर द मार्केट लीडर। एंड उनका चीज़ वाला सेगमेंट गो चीज़ जो आता है इट इज़ द सेकंड पोजीशन। अमूल इज ऑफकोर्स फर्स्ट, सेकंड आता है गो चीज़, ठीक है। तो अच्छा मतलब ब्रांड पोजीशन भी अच्छा खासा है, ठीक है, पराग मिल्क फूड्स का। इनका सेल्स में कितना ग्रोथ है 12% एंड वॉल्यूम ग्रोथ वॉज अराउंड 5%। EBITDA में 6% के आसपास का ग्रोथ है एंड पैट में 1% का ग्रोथ है।
तो इनका भी कंप्रेशन तो हुआ है मार्जिन्स, बट इनका डी ग्रोथ नहीं हुआ, तो दैट इज़ गुड, क्योंकि सही 2 कंपनीज़ का तो डी ग्रोथ आ गया था। तो इबिड्डा अगर देखूँ 7.7% था, लास्ट ईयर 8.1 था, पैट मार्जिन्स 3.2 वर्सेस 3.6। अभी इनका चीज़ वाला जो है एज आई टोल्ड सेकंड है, 35% मार्केट शेयर है, एंड घी इज़ द फर्स्ट पोजीशन एंड 22% मार्केट शेयर अक्रॉस इंडिया। इनका प्रोडक्ट्स देख लो तो इनका दूध बेच के मेजोरिटी रेवेन्यू नहीं आता है। इनका दूध बेच के कितना रेवेन्यू आता है, इट इज़ अराउंड 10%, तो कम है, बहुत कम है। इनका मेन जो कोर कैटेगरीज है दैट इज़ आपका घी, चीज़, पनीर, ठीक है, ये 3 सेगमेंट्स है, 57% रेवेन्यू आता है। तो ये 3 सेगमेंट ही 57% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, एंड दैट ग्रो अराउंड 14%, जो कोर कैटेगरी था वो। उनका न्यू एज बिजनेसेस भी है, तो एक प्राइड ऑफ काउस करके एक ब्रांड है, ठीक है उनका, ये जो घर पे आके होम डिलीवरी करता है ऑफ दूध हो गया आपका, पनीर हो गया, उनका बहुत महंगा पनीर आता है। पंजाब सिंध से आई थिंक सेकेंड देखूँ तो कंपेयर टू द प्राइस पर ग्राम, प्राइड ऑफ काउ का सेकेंड आई थिंक द हाईएस्ट प्राइस है। तो बहुत महंगा पनीर आता है, ऑफकोर्स क्वालिटी तो होएगा ही। तो ये न्यू एज बिजनेस है, और उनका वे प्रोटीन वाला भी सेगमेंट है, ठीक है। तो ये अवतार करके जो ब्रांड है, ये वे प्रोटीन बनाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। वो भी मतलब अच्छा खासा स्केल अप हो गया, एंड दैट इज़ ऑल्सो गेनिंग मार्केट शेयर। तो न्यू एज बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू 9% ऑफ द रेवेन्यू, एंड उनका एक इंग्रेडिएंट्स वाला बिजनेस है सिमिलर टू नहीं, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में बेसिकली आ जाता है आपका ये स्किम्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, पाउडर जो आता है, ठीक है। तो वो B2B बिजनेस है, तो दैट इट इज डायरेक्टली सेल्स टू आप द रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज, वो सबको डायरेक्टली सप्लाई होता है। तो इसका B2B कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 35% ऑफ द रेवेन्यू। B2C सेगमेंट इज आपका ये सब जनरल ट्रेड, मतलब हम जहाँ से हम डायरेक्टली जहाँ से खरीदते हैं, शॉप्स में से, लोकल शॉप्स, फिर आपके आउटलेट्स, डी मार्ट हो गया, मॉडर्न आउटलेट्स हो गया, आपके मॉडर्न ट्रेड हो गया, रिटेल बड़े स्टोर्स, फिर आपका क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, दैट इज ऑन टू B2C वाला चैनल हो गया। तो ये B2B में आपका इंस्टीट्यूशन आ गया, एंड होरेका मतलब होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफे, उसको सेल करके आता है 35%। अदर्स वाला सेगमेंट है लाइक बटर मिल्क, योगर्ट, दही, लस्सी, दैट इज अराउंड 10%। तो वो छठा पेज है, इसलिए दैट ग्रो अराउंड 59%। They procured around 16.5 lakh liters per day worth of milk, ठीक है, and that was a growth of around 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अच्छा खासा ग्रोथ आया इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। एंड ये प्राइड ऑफ काउज वाला जो सेगमेंट है, उनका जो ये न्यू एज वाला बिजनेस है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन 6-7 सिटीज़ में ही लॉन्च किया, मेट्रो सिटीज़, मुंबई, पुणे, वो साइड ही लॉन्च किया, एंड वो D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर एंड ई कॉमर्स से ही स्केल अप कर रहे हैं, ठीक है पूरा। एंड और उन्होंने, इनका गाइडेंस क्या होता है, उनका गाइडेंस तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इनका गाइडेंस क्या है सेल्स ग्रोथ का, दे आर टारगेटिंग 18-20% ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो एक्चुअली ये लास्ट क्वार्टर 4 के आसपास उन्होंने बोला था कि बाय FY30 दे आर टारगेटिंग 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ सेल्स। तो वो आता है 30% CAGR, ठीक है, 30% CAGR रहता है अगर वो 10,000 करोड़ का सेल्स बोल रहा था इन नेक्स्ट बाय FY30, ठीक है। तो 4 साल में 10,000 करोड़, अभी कितना था 3,500, तो 3,500 टू 10,000 करोड़ 30% CAGR आ रहा था। बट अभी वो क्या बोल रहे हैं, ये जो 10,000 करोड़ है दैट वुड बी अचीव्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो दैट कम्स टू स्टिल द ग्रोथ इज अराउंड 20%। इनका गाइडेंस भी यही है, 18-20% का ग्रोथ आना चाहिए एंड FY26। तो हाईएस्ट अगर देखो तीनों कंपनीज में से पराग मिल्क का सबसे अच्छा गाइडेंस है, एंड ग्रोथ भी तीनों में से 12% जो हाईएस्ट ग्रोथ है। इनफैक्ट ये 10% था किसका, डोडला डेयरी, एंड इनका भी 10 ही था हेरिटेज फूड्स का, 10.5-10%। तो सबसे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे भी है, एंड मार्जिन भी कंप्रेस हुआ है, बट पैट में एटलीस्ट इट वाज अ ग्रोथ ऑफ 1%। उनका तो डी ग्रोथ हुआ, डोडला डेयरी एंड हेरिटेज फूड्स। तो बिजनेस मॉडल ठीक है, मतलब अच्छा बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल है पूरा, मतलब दे हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, मतलब यहाँ पे आप जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट बढ़ाओगे इतना अच्छा है आपका मार्जिन पड़ेगा। तो इनका गाइडेंस भी यही है कि दे वांट टू ग्रो बाय 18-20%। एंड और उनका गाइडेंस है कि उनका जो EBITDA मार्जिन जो अभी 7.7% है इन Q1 ऑफ कोर्स, वो बोल रहा है इट कैन गो टू 9% एंड 10% इन अपकमिंग 1 ईयर, एंड ग्रेजुअली वो मिड टीन्स, मतलब मिड टीन लो टीन्स अगर 12-13% हो सकता है। तो मार्जिन इंप्रूव होगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, मतलब पैट का ग्रोथ वुड बी हायर देन द सेल्स ग्रोथ, तो ये भी अच्छा है। ये हो गया
पराग मिल्क फूड्स का। और उन्होंने ये क्वार्टर में दे ऑल्सो लॉन्च एक और कौन सा प्रोटीन वेफर बार फॉर ये एवटार वाला जो ब्रांड है उसका एक नया सेगमेंट लॉन्च किया, प्रोटीन वेफर बार। तो वो भी एक नया जो उन्होंने अपडेट दिया है इन द कॉन कॉल। तो फाइनली तीनों सेगमेंट में पराग मिल्क फूड इज़ लीडिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो 12% हाईएस्ट है। एंड वैल्यूएशन भी यहाँ पे मतलब आप देखो कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब ये इसलिए इनको कोई ना डेयरी सेक्टर में वैल्यूएशन 20-25 का ही पी मिलता है। तो क्योंकि ये पूरा आपको देखो सीजनल फैक्टर्स भी कभी प्ले आउट हो सकते हैं, कभी बारिश ज़्यादा आ गया, कभी गर्मी ज़्यादा आ गया, तो एक क्वार्टर अच्छा, नेक्स्ट क्वार्टर विल बी बैड। एक क्वार्टर में आप देखो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के सेल्स एकदम बढ़ गए, बट नेक्स्ट क्वार्टर वुड बी ऑफकोर्स वाई हम देखना है क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है। तो जैसे ये क्वार्टर में मार्जिन कंप्रेशन हुआ एंड यहाँ पे मतलब उतना कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा है, ठीक है, बट गाइडेंस तो अच्छा है, ठीक है, सबका गाइडेंस तो बोल रहे हैं 15-17%, हेरिटेज फूड्स का 15-17% का गाइडेंस है। पराग मिल्क इज गाइडिंग 18-20% हाईएस्ट, सेकेंड हेरिटेज एंड डोडला डेयरी थर्ड आता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ गाइडेंस। लास्ट क्वार्टर तक मतलब डोडला डेयरी वॉज गाइडिंग अराउंड 15%, हेरिटेज का मुझे तीनों का मतलब सिमिलर ही गाइडेंस था, बट ये टाइम डोडला डेयरी ने दे आर टारगेटिंग 10-15% ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ का बात करो, ठीक है, ये ओसाम वाला सेगमेंट तो ऐड हो गए तो सेल्स बूस्टअप हो जाएगा क्योंकि इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट ईयर के बेस में तो वो काउंट नहीं हुआ था, बट ऑर्गेनिक ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, 3 कंपनी आज आई हैव कवर्ड फ्रॉम द एंटायर डेयरी स्पेस। थैंक यू।